टूथपेस्ट, सोप्स, मोबाइल्स, कार्स, इस सेक्टर में आपको कई सारी कंपनी से देखने को मिल जाएंगी। पर अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो उसमें इंडिया में बस 4 ऑप्शन ही मिलते हैं, जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल। ज़्यादातर मार्केट तो जियो और एयरटेल के हाथों में ही है, पर ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इंडिया में सबके पास टेलीफोन नहीं होता था। बाहर के देशों में तो ये टेलीफोन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, पर इंडिया में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का कब्जा था हमारे ऊपर। और अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करती तो इंडियंस इसको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी यूज कर सकते थे। इसलिए उस समय बस बड़े बड़े शहरों में अमीर लोगों के पास ही टेलीफोन होता था। जब इंडिया आजाद हुआ तो टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंटों के हाथों में आ गया। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को ग्रो करवाना चाहती थी, पर इसके बाद भी 1980 तक ऐसा हाल था कि लाखों लोग टेलीफोन के लिए अप्लाई करते थे, गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भी फाइल करते थे, पर कई बार तो उनका वेटिंग टाइम 10 साल तक का होता था। गवर्नमेंट ने कोशिश जारी रखी और 1990 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने टेलीकॉम सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनीज को इन्विटेशन दिया। इसके बाद 1995 में ऑक्शन हुआ, जिसमें टेलीकॉम लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज को बेचा गया। ये सेक्टर प्रॉफिटेबल होने की वजह से प्राइवेट कंपनीज ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई। इसी समय में मोबाइल फोन बस एंट्री ही हुए थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपने आप को टेलीकॉम सेक्टर से डिटैच कर दिया, पर जैसा कंपनीज ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ज़्यादातर कंपनीज लॉस में ही थी। गवर्नमेंट ने भी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस को कंपनीज को पहले ही पे करने को कहा। स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जिससे कंपनीज अपने यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर पाती हैं। इस फीस को छोटी कंपनी से पे नहीं कर पाई और जो कंपनी से बची थी वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके बाद कंपनीज ने इस रूल पर विवाद शुरू कर दिया। आखिर में फिर गवर्नमेंट ने यह रूल निकाला कि कंपनी से एनुअल प्रॉफिट पर फिक्स्ड अमाउंट 8% पे करेंगी। अभी टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अभी लोगों को 10 साल का वेटिंग टाइम नहीं मिलता था, ना ही उनको टेलीफोन लगवाने के लिए कोई मुश्किल होती थी, क्योंकि टेलीफोन कंपनी से खुद आकर अपने घर पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी। इसके बाद एक बड़ा बदलाव तब आया जब 2000 के बाद मोबाइल्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि नई मोबाइल कंपनीज ने इंडिया में एंटर किया, जिससे ये सेक्टर और भी तेजी से ग्रो होने लगा। ज़्यादा मोबाइल्स की वजह से नए टावर भी इंस्टॉल करने पड़े। मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स ने एक साथ आकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को शेयर कर लिया। कई कंपनीज तो एक ही टावर को एक साथ यूज करती थी अपने यूजर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अभी बहुत सारी नई मोबाइल कंपनीज जैसे नोकिया, ब्लैकबेरी ने इंडिया में एंट्री कर ली थी। अभी इंडिया में काफ़ी सारी मोबाइल कंपनीज के एंटर होने की वजह से इसमें कंपटीशन बढ़ गया और कंपटीशन बढ़ने के कारण मोबाइल्स की कॉस्ट भी कम हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि एक गरीब आदमी भी मोबाइल खरीद पाता था। और ज़्यादा मोबाइल होने की वजह से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज भी बहुत तेजी से ग्रो होने लगी। अभी तक इन सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज का गोल्डन पीरियड चल रहा था, पर किसको पता था कि अब इनका बुरा समय शुरू होने वाला है। 2010 के बाद एक न्यूज़ सामने आई कि 2G स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। स्पेक्ट्रम वो चीज़ होती है जिससे कंपनीज अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती हैं, और ये गवर्नमेंट के हाथों में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत थोड़े पैसों में ही स्पेक्ट्रम को प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। जब गवर्नमेंट को इस घोटाले के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। अभी मार्केट में जो कुछ कंपनी से बची हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, वर्जन, वीडियोकॉन, वो सभी आपस में कंपटीशन करने लगी। अगर आपको लगता है कि ये बची हुई कंपनी से प्रॉफिटेबल होंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि उस समय में इन सभी कंपनीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। जैसे स्पेक्ट्रम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, टैक्स एंड स्पेक्ट्रम की कॉस्ट को पे करना पड़ता था, और सबसे बड़ा इन सभी कंपनीज ने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेने के लिए बड़ी बड़ी बोली लगाई। पर जिन कंपनीज ने इतनी बड़ी बड़ी बोली लगाई थी वो सब ये पैसे ना चुका सकी और बहुत सारी कंपनीज कर्जे में चली गई। इन कंपनीज का सबसे बुरा दिन तब आया जब जियो लॉन्च हुआ। जियो ने लॉन्च होती कॉल्स, मैसेजेस, 4G इंटरनेट बिल्कुल फ्री दिया 3 महीने के लिए। जियो ने 1 महीने में ही 1.6 करोड़ यूजर्स हो गए।
और फिर जियो ने इस ऑफर को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। और फिर जब जियो ने अपने प्लान लॉन्च किए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट के थे। जियो के इस दाव से ज़्यादातर कंपनीज कर्जे में जाकर बैंकरप्ट हो गई और बंद हो गई, और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो भी लॉस में चली गई। और कई सारी कंपनीज ने तो आपस में मर्जे ही कर लिया, क्योंकि ये कंपनीज पहले से ही लॉस में थी और इसलिए ये अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर सकती थी। तो फिर फ्री प्लान्स की तो बात ही छोड़ दो। अभी मार्केट में बस 4 कंपनीज बची हैं, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल। जियो को छोड़कर ये भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। 1999 में ईयरली लाइसेंस फी पॉलिसी लागू हुई थी, जिसमें इन कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 8% देना था, जिसमें टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों सर्विसेज का रेवेन्यू जुड़ा हुआ था। पर इन कंपनीज ने बस टेलीकॉम सर्विसेज पर ही टैक्स पे किया था। तो ये मसला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कंपनीज की साइड ली और बस टेलीकॉम सर्विस पर ही टैक्स देने को कहा। पर फिर गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई तो वहां पर फैसला आया कि कंपनीज को पहले से डिसाइड किया हुआ टैक्स ही देना पड़ेगा दोनों सर्विसेज पर। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इन कंपनीज को जितने सालों का टैक्स नहीं दिया है उसको भी इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अभी जियो तो बाद में आया था तो उसने तो सारा टैक्स दे भी दिया, और वीआई ने अपने 33% शेयर्स गवर्नमेंट को दे दिए, और बीएसएनएल तो गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो अभी एयरटेल बचा है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। राधा कृष्ण।